Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको ये सारा क्लियर करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हमारा जो है स्टार्ट करना है हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले सिंपल भाषा में समझ लो, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, ए बी, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर आपके पास क्या है ए बी प्लस सी गिव राइज। अब देखो ए बी मतलब यहाँ पर दो कंपाउंड है, ठीक है, दो एलिमेंट है, यहाँ पर ए और बी दोनों आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पर ये सिंगल है। तो क्या होता है कि ये सी जो है इस ए से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये सी ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से क्या करता है, इस बी को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है, तो ये बी सी बन जाता है और ए को क्या करता है, अलग कर देता है। समझ आई मेरी बात? कुछ थोड़ी बहुत समझ आई हो तो आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या समझाया मैंने, ए बी एक कंपाउंड है, सी यहाँ पर अलग है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये सी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इस बी को ये अपने साथ मिला लेगा, तो ये बी सी बना लेगा और ए को अलग कर देगा क्योंकि ए की ताकत कम है। ठीक है, समझ आई बात? तो चलिए अब इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले एक रिएक्शन दे रखी है, तो आप इसको समझो। अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर करवाया होगा तो वहाँ पे एक्टिविटी भी आपको करवाई होगी कि पहले ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये स्टैंड ले लिया है। अब क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ये आप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, जिसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। अब क्या किया हुआ है, इसके अंदर आयरन नेल्स डाल दिया और थोड़ी देर तक 20 मिनट तक करीब इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब हम इसको 20 मिनट बाद ऑब्जर्व करेंगे, 20 मिनट आफ्टर जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हमारा पहले वाला सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन का कलर अब ऐसा हो जाएगा। जो आयरन नेल हमने ऐसी डाली थी, अब उसका कलर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखा ना? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर ये होता है कि जो कॉपर सल्फेट, यहाँ पे रिएक्शन से देखो तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। जो यहाँ पर आयरन था, पहले लोहा, हमने लोहे की कील डाली थी ना, आयरन नेल, ठीक है, और क्या था, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये ए था और इसको मान लो ये BC है, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है। अब ये दो थे, तो अब ये जो ए है ना, ये ज़्यादा ताकतवर है इस बी से, तो ये ए क्या कर देगा, सी को अपने पास इकट्ठा कर लेगा। तो यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ हुई है कि यहाँ पर जो आयरन है ये क्या करता है, इस सल्फेट को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है, तो क्या बना लेता है, FeSO4, और Cu को अलग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो होता है कि इसमें जो दो मेटल है, इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है, तो ये कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और कॉपर अकेला रह जाता है। तो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और कॉपर अकेला रह जाता है, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन यहाँ दे रखी है, इसको भी देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अब आपको जिंक ले लिया है, साथ में कॉपर सल्फेट ले लिया है। अब यहाँ पर अब आप सोचोगे कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, वो चैप्टर नंबर 3 में आपको प्रॉपर दे रखी है। ठीक है, या तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वहाँ पे आपको बता दूंगी। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप वो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब जिंक लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है, तो सेम अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा,
SO4 को अपने साथ इकट्ठा कर लेगा और Cu को अलग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। कैसे, ये जिंक ने क्या किया, SO4 को अपनी तरफ कर लिया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया। जिसको अलग किया ना उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही दे रखा है, आयरन हैज़ डिस्प्लेस और रिमूव अनदर कॉपर। जो अनदर एलिमेंट था कॉपर, उसको उसने अलग कर दिया और आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा था। सेम ऐसे यहाँ पर भी सेम एक और एग्जांपल है। ऐसे 3 एग्जांपल आपको दे रखे, तीनों ही बहुत ईजी है। लेड ले लिया Pb, उसने रिएक्शन किया कॉपर क्लोराइड के साथ, तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो समझ आया। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ देखो लिखा हुआ है कि जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो समझ आ गई बात। तो यहाँ पर देखो ये सारा जो हो गया, हमने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी कवर कर ली है। अब डिस्प्लेसमेंट, हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझ आ गया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ना, पहले हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की। क्या किया गया है, आपको यहाँ टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया। सोडियम सल्फेट मीन्स क्या होता है, Na2SO4। फॉर्मूले याद करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml ले लिया है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, क्या लिया है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बैरियम क्लोराइड। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना, अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे होगी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो कैसे एक्सचेंज करते हैं, पहले यही समझो। Na ने इसके Cl के साथ, देखो इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो Ba है ये SO4 के साथ, देखो यहाँ पे BaSO4 NaCl, तो इन्होंने आयंस का क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसने ये जो है, इस बैरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया और इस सोडियम ने क्लोरीन के साथ, दोनों ने आयंस को एक्सचेंज किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इनसॉल्युबल वाटर फॉर्म होता है जब हम इस रिएक्शन को करते हैं ना। तो यहाँ पे ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये, यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इनसॉल्युबल यहाँ पे यही बोला हुआ है कि आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर इनसॉल्युबल कुछ वाटर में फॉर्म्ड होता है। ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी पूछने को लेते हैं कई बार। तो जब हम किसी चीज़ की आपस में रिएक्शन करते हैं और उसमें कुछ वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस फाउंड होता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल में जो डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल होगी वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी एग्जाम्पल होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया सेम वही चीज़ यहाँ बताई हुई है कि जो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं किसके बनते हैं, BaSO4 के बनते हैं। यहाँ पे रिएक्शन किसकी होती है, SO4 और Ba की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर BaSO4 मिलकर के एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की अगर डेफिनेशन आपको पूछे तो क्या होगा, रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है लास्ट रिएक्शन से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना। ठीक है, ऑक्सीजन को किसी भी रिएक्शन में ऐड करना है और हाइड्रोजन को निकालना है, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। और रिडक्शन इसका उल्टा, ऑक्सीजन आपको निकालना है और हाइड्रोजन को आपने ऐड करना है। समझ आ गई बात।
देखो यहाँ पर दिया है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर। आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटेड आ जाती है, मतलब ब्लैक सा हो जाता है, तो वो ब्लैक कलर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड हो जाता है। तो वाई हैज़ थिक ब्लैक सब्सटेंस, तो क्या क्यों मतलब इसके ऊपर ऐसा ब्लैक सा आ जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो कॉपर के साथ जुड़ जाती है और क्या बना लेती है, कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो दे रखी है आपको, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, अगर हाइड्रोजन गैस पास होती है हीटेड मटेरियल CuO, जो हमारा CuO है इसको क्या किया, हीट किया, तो द ब्लैक कोटेड ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन, जो ब्लैक कलर का कोट था वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो मिलेगा वो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, मतलब उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया इफ सब्सटेंस, यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को पढ़ने लायक है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारा। इफ सब्सटेंस गैन ऑक्सीजन, जब सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है मतलब ऑक्सीजन को जोड़ता है तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे रिडक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों समझ आ गई ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोला हुआ है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, अब आपको एक रिएक्शन बताई हुई है, अभी हम उसको देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। ठीक है, एंड बीइंग द रिड्यूस, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो रिड्यूस हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, एंड हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर डेफिनेशन ली है, इसको देखते हैं। One reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction such as reaction is called oxidation reduction reaction। मतलब क्या होता है ऐसी रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आई बात, जिस रिएक्शन में दोनों ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे CuO में रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे CU रह गया, ऑक्सीजन हट गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इसके साथ H जो है वो जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें दोनों ही हो रहा है, इस तरीके की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कुछ और यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन दी है, आप इनके भी एग्जाम्पल याद कर सकते हो। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे सारा दे रखा है और बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी लाइफ, क्या आपने अपनी एवरी लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को आपने ऑब्जर्व किया है, तो बिल्कुल किया है। देखो दो तरीके से, पहला हम क्रोजन देख लेते हैं। क्रोजन क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पार्टिकल्स, आपने देखा होगा लोहे की कोई चीज़ होती है पहले बहुत शाइन करती है, बहुत चमकती है, बाद में उसमें एक रेडिश कलर का पाउडर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, मतलब लोहे को जंग लगना, लोहे को जब जंग लग जाता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। और भी मेटल्स होती हैं, ठीक है, जो कि अगर वो हवा में ओपन हो जाती हैं तो वो उनका कलर चेंज हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे जो हैं क्या करते हैं, मॉइस्चर और एसिड के साथ, ठीक है, मॉइस्चर और एसिड के साथ एटमॉस्फेयर के रिएक्शन कर लेते हैं, और जो सिल्वर होती है ना उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और जो कॉपर होती है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रोजन, मतलब मेटल किसी न किसी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्शन करके ख़राब हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोजन। ठीक है, तो यही क्रोजन के कारण जो हमारी कार की बॉडीज़ होती है, ब्रिज होते हैं, आयरन रेलिंग होती है, शिप वगैरह होती है, ये सारे मेटल के बने होते हैं, है ना। तो ये जब क्रोड होते हैं तो सीरियस प्रॉब्लम है, आयरन जो क्रोड होता है ना, तो इसकी वजह से जब उसको रिपेयर करना होता है तो बहुत सारे जो है पैसे खर्च होते हैं। बाकी हम इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप चैप्टर नंबर 3 में भी देखोगे। ठीक है, तो चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, हैव यू एवर टेस्टेड स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम,
मतलब आप कोई फूड मटेरियल होता है उसको लंबे समय के लिए छोड़ देते हो तो उसके बाद उसको टेस्ट करते हो तो कैसा लगता है। फॉर एग्जांपल आपने एक चिप्स खरीदा, उसको खोला, एक चिप्स खाया और पैकेट छोड़ दिया। अगले दिन वैसे ही खुला पड़ा रहा चिप्स, अगले दिन आपने उस चिप्स को खाया तो आपको अजीब सी उसकी टेस्ट भी ख़राब लगेगा, उसकी स्मेल भी ख़राब लगेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है रेंसिडिटी। तो देखो यहाँ पे व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं तो दे बिकम रैंसिड, तो वो रैंसिड हो जाते हैं, मतलब उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, अब जो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे चिप्स का पैकेट आप लेते हो तो आप कहते हो 10 रुपये के चिप्स में 10 भी नहीं रहते, उसमें हवा भरी होती है। तो हवा किस चीज़ की भरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो हमारा फूड होता है, ऑयल होता है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिससे जो हमारा चिप्स वगैरह होते हैं वो लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक जो है हमारे लिए अच्छे बने रहते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ख़राब नहीं होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एंटीऑक्सीडेंट आपको पता होना चाहिए और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, वो कहते हैं कौन सी गैस चिप्स के अंदर भरी होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है क्योंकि वो उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।